प्लम्बम में रिटेंशन की भी इलामत पाई जाती है पेशाब में, और पेशाब ना बनने की भी। यानी बाज़ दफ़ा पेशाब बनना बंद हो जाता है। ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, बहुत सीरियस क्राइसिस पैदा होता है। ऑपरेशंस के वक्त बाज़ दफ़ा हो जाता है, शॉक से हो जाता है, बच्चे की पैदाइश के वक्त हो जाता है। तो उनके लिए अलग अलग दवाएं हैं जो जहन में रहनी चाहिए। बच्चे की पैदाइश के बाद तो कॉस्टिकम चोटी की दवा है, और ऑपरेशन के बाद स्टोनिशियम कार्ब और कॉस्टिकम भी और प्लम्बम भी काम आ जाती है। किसी वजह से, शॉक से, वो अगर गुर्दों ने काम करना छोड़ दिया हो तो उसमें प्लम्बम उसको अराउज कर देती है। इसकी वॉमिटिंग बाज़ दफ़ा बड़ी स्याही माइल होती है, और बाज़ दफ़ा ग्रीन फ्लूइड निकलता है, बाज़ दफ़ा ब्लड आता है उसमें। तो इसका मतलब है कि वो निज़ाम जिगर का और मैदे का दोनों ही नरम बरम हुए हुए हैं। क्योंकि ग्रीन वॉमिटिंग का मतलब है कि बाइल नीचे जाने की बजाय ऊपर आ रहा है और रिवर्स हो रहा है उसका। तो उसमें और भी हैं दवाएं, इस वक्त मेरे जहन में नहीं, मगर मौजूद हैं कई और दवाएं, लेकिन प्लम्बम को भी याद रखना चाहिए। प्रोग्रेसिव मस्कुलर एट्रोफी एंड प्रोग्रेसिव पैरालिसिस में इसका अच्छा नाम है। और अब मैंने बाद बच्चों को जिनमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फेलियर की वजह से प्रोग्रेसिव डिजीज है, जो इसका कोई इलाज नहीं है एलोपैथिक में, उसमें ट्राई करना शुरू किया है। बाकी जगहों पे भी इसका तजुर्बा करना चाहिए। 2-3 किस्म की दवाएं हैं जो काम आ सकती हैं। एक तो ये है प्लम्बम टाइप की दवाएं, ओपियम है, और काली फॉस ऊंची ताकत में या आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाई जाने वाली ऊंची ताकत में। कौन सी बीमारी है? टेंशन? दिमाग के अंदर जो मरकजी ऐसा हिस्सा है जो मसल्स को और लोकोमोशन को कंट्रोल करता है, उसमें जो सेल्स हैं बाज़ दफ़ा वो डाई आउट करना शुरू हो जाते हैं, विदर करने लग जाते हैं। तो उसका इनके पास कोई इलाज नहीं है, ना ऑपरेशन ना कोई और चीज़। उस तक पैगाम पहुंचाना कि तुम अपने आप को संभालो और ठीक हो जाओ, उसका कोई जरिया नहीं है। होम्योपैथिक में जो इस किस्म के केसेस हैं, जो बच्चे आहिस्ता आहिस्ता फिर बढ़ते बढ़ते कमज़ोर होते चले जाते हैं, यहाँ तक कि उनके बाजू टांगे महज लटकने लग जाते हैं और लुकमा तक उठाने की ताकत नहीं होती, ऐसे मरीज अमूमन जवानी की उम्र में वफात पा जाते हैं। और 13-14 साल तक, लेकिन जिनको लंबी तकलीफ हो, उनके माँ बाप के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है कि उनको इजाज़त भी करवाना है, सब काम उन्होंने खुद करवाने होते हैं। और ये बीमारी चूँकि खून की अंदरूनी खराबी के नतीजे में है, यानी खून के अंदर जो जेनेटिक सिंबल्स हैं उनमें कोई खराबी होती है, इसलिए बाज़ दफ़ा सारी की सारी औलाद इसी तरह होती है। और वो लोग बजाय इसके कि डॉक्टर के पास जाएं वक्त के ऊपर और मशवरा लें कि आइंदा बच्चे नहीं पैदा करने, वो हैं मर्द ऐसे देहात में जो आंखें बंद करके वो समझते हैं यूँ इत्तेफाकी हुआ है। और ऐसे आदमी मैं जानता हूँ जहाँ 4-5 बच्चे जवान हुए हुए हैं अब, और बड़ी मुश्किल पड़ी है इस माँ बाप को संभालना, हर वक्त उठाना और रखना। और इत्तेफाक ऐसा भी है बात सूरतों में कि दूसरे इलाजों की वजह से उम्र ज़्यादा लंबी हो गई है। अब तक अमूमन अक्सर बच्चे वफात पा जाते हैं 12-13-14 साल की उम्र में, बाज लंबा चलते हैं फिर, मगर 20 साल से पहले पहले अमूमन मैंने देखा है फौत हो जाते हैं। एक्सेप्शनल केसेस में बाज की उम्र 25, 30, 40 तक, 30 तक भी पहुंची हुई देखी है। लेकिन जब अमूमी कायदा यही है जो मैंने बयान किया है। इसके इलाज में अब तक मुझे कोई कतई कामयाबी नहीं मिली, यकीनन कह सकूं, क्योंकि बाज़ दफ़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बीमारी नहीं होती, किसी और वजह से हो,
تو جو شفا پاتے ہیں ان کے متعلق یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ اسی بیماری کو فائدہ ہوا ہے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ ایسے کیسز کا ریکارڈ ہاسپٹل سے لینا چاہیے، یعنی ٹیسٹ کروا کے ہاسپٹلز میں جو ایکسپرٹس ہیں وہ قطعی فیصلہ دیں، پھر ان کا علاج شروع ہو اور مختلف تجارب ہوں، پھر دیکھیں کوئی چیز فائدہ دے، ہو سکتا ہے کوئی فائدہ دے کوئی نہ دے، مگر کافی محنت طلب کام ہے. علاج ضرور ہوگا اور ہو سکتا ہے کسی ایک دوا میں مل جائے، ہو سکتا ہے کیس ہسٹری لے کر ہر ایک کے حالات کے مطابق الگ الگ کوئی دوا تجویز کرنی پڑے. ہوگا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر مرض کا کوئی علاج اللہ میں نے بنایا ضرور ہوا ہے. بعض امراض تھی جو پہلے سمجھی جاتی تھی ان کا علاج ہی کوئی نہیں، اب وہ علاج دریافت ہو گئے ہیں. تو علاج سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن تحدی کے ساتھ جلد بازی بھی نہیں کرنی چاہیے. بعض لوگ خصوصاً عطائیوں میں یہ رجحان ہوتا ہے، کوئی ملتا جلتا کیس ٹھیک ہو گیا، دعویٰ کر دیا جی ہمیں دوائی مل گئی ہے، اور اس سے علم کو نقصان پہنچتا ہے فائدے کی بجائے. تو ان سب احتیاطوں کے ساتھ سب دنیا میں ہومیوپیتھ کو اس بیماری پہ تجربہ کرنا چاہیے، کیونکہ بہت ہی دردناک چیز ہے، یہ بہت ہی پرعذاب چیز ہے ماں باپ کے لیے خصوصاً. بیچارے کچھ نہیں کر سکتے، کوئی پیش نہیں جاتی، اور انٹلیکٹ ٹھیک رہتی ہے بچوں کی، یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. انٹلیکچولی دا الرٹ، ہر بات ان کو محسوس ہوتی ہے، معلوم ہوتی ہے، پڑھ سکتے ہیں، سن کے یاد رکھ سکتے ہیں، یعنی دماغ میں کوئی خرابی نہیں ہے سوائے اس لوکوموٹر ایکٹیکسیا کی بیماری جو پروگریسو ہے، اور اکثر صورتوں میں کنجینیٹل ہے، بعض صورتوں میں بخاروں کے نتیجے میں بھی یہ ملتی جلتی علامات پیدا ہو جاتی ہیں. اب سمجھ آ گئی ہے ساری؟ جو اس میں ہے نقشہ پلمبر میں، پروگریسو مسکولر ایٹروفی، پروگریسو پیرالائسس، یہ دو جو فقرے ہیں، یہ دونوں انگلیاں اس بیماری کی طرف اٹھ رہی ہیں. لیکن عام طور پر اس کی پروگریسو ایٹروفی جو ہے وہ لوکل مسل سے تعلق رکھتی ہے، جس کا سینٹرل نروس سسٹم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے ہو سکتا ہے ڈاکٹرز اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوں جب یہ لکھتے ہوں، لیکن تجربے کی خاطر ہمیں ایسے مریضوں پر ان کو آزمانا چاہیے اور پھر رپورٹس بھجوانی چاہیے مجھے کس قسم کا فرق پڑا، اگر پڑا تو.